नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ दौरे पर थे, जहां उन्होंने किशुनदासपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हवाई निरीक्षण किया, जबकि यूपीडा के कार्यालय में प्रगति की समीक्षा की, जहां उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देने का काम किया। आजमगढ़ दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया हवाई निरीक्षण। सीएम ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने किशनदासपुर में निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हवाई सर्वे किया और निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई इसका जायजा लिया। इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, गोरखपुर और वाराणसी के बीच का ये क्षेत्र जो विकास के पायदान पर काफी पिछड़ गया था, उसकी विकास को रफ्तार देने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया था और इसके निर्माण को लेकर जो टाइमलाइन तय की गई थी, काम उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। वाराणसी और गोरखपुर के मध्य का ये क्षेत्र जो विकास के पायदान पर पिछड़ गया था, उसकी विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जुलाई 18 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी आजमगढ़ जनपद में किया था। हम लोगों ने जो टाइमलाइन तय की थी, यह प्रोजेक्ट उस टाइमलाइन के अनुसार चल रहा है। उसकी प्रोग्रेस को देखने कार्यदायी संस्था और स्थानीय प्रशासन के बीच में बेहतर तालमेल हो, इस दृष्टि से आज मैं विशेष रूप से मौके पर आकर के ही इस समीक्षा को भी यहां पर अभी लिया हूं। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार ने आजमगढ़ को एक विश्वविद्यालय दिया। विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने आगे कहा, आजमगढ़ को विकास के पथ पर आगे लाने के लिए जल्द ही वायु सेवा भी शुरू होगी। आजमगढ़ को हमारी सरकार ने एक विश्वविद्यालय भी दिया है। विश्वविद्यालय की प्रोग्रेस के बारे में भी, जो लैंड एक्वायर या खरीदने की जो कार्रवाई होनी है, इसके बारे में भी अभी यहाँ चर्चा हुई है। यहाँ पर आजमगढ़ में हम बहुत शीघ्र वायु सेवा भी शुरू करने वाले हैं। अब आजमगढ़ प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वायु सेवा के साथ जुड़ेगा और देश के साथ भी जुड़ेगा। इसके लिए एयरपोर्ट की प्रोग्रेस के बारे में भी जानकारी ली गई। योगी आदित्यनाथ सूबे की कमान संभालने के बाद प्रदेश का कायाकल्प बदलने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं से लेकर विकासीय परियोजनाओं तक का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के बेहतर तालमेल से प्रदेश को एक के बाद एक योजनाओं की सौगात मिल रही है। आजमगढ़ से मनीष पांडे, प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं के जरिए 20 जनवरी को शुरू हुई पदयात्रा आज खत्म हो गई। पदयात्रा के समापन पर अखिलेश यादव ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की, साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सपा पदयात्रा का लखनऊ में हुआ समापन। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं का किया स्वागत। अखिलेश ने कांग्रेस पर कटाक्ष, बीजेपी पर किया वार। कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में सत्ता से बेदखल होने के बाद समाजवादी पार्टी अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। 2022 के चुनाव में खुद को आगे रखने के लिए सपा अभी से तैयारी करती नजर आ रही है। यही वजह है कि वो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने से पीछे नहीं हट रही।
इस बीच समाजवादी पार्टी ने 20 जनवरी को पदयात्रा की शुरुआत की थी, जो आज खत्म हो गई। सपा कार्यकर्ता मैनपुरी से पैदल चलकर लखनऊ आए। पदयात्रा के समापन के मौके पर समाजवादी पार्टी ने स्वागत समारोह का आयोजन किया, जहां अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं का स्वागत भी किया और उनकी हौसला अफजाई भी की। वहीं अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाप्त हुए डिफेंस एक्सपो को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछली बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए थे तो 4 लाख के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन इस बार तो महज 50,000 के ही एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी आए थे उस समय लगभग 4 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे और इस बार तो 50,000 के एमओयू हैं। जब 4 लाख करोड़ में कुछ नहीं आया तो 50,000 में क्या आएगा। लेकिन हमें खुशी होगी कि राफेल यहाँ पर बने, जो हवाई जहाज आपका फ्रांस से आना है वो यहीं बने। बबीना में बड़ा टैंक बनाने का कारखाना लगना चाहिए। इसी तरीके से जो आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो कानपुर है, अलीगढ़ है या उत्तर प्रदेश में तमाम डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी बड़े पैमाने पर सहूलियत देनी चाहिए सरकार को, जिससे कि वो न केवल हमारी सेना को वो चीजें उपलब्ध करा दें, साथ ही साथ वो एक्सपोर्ट करने में भी आगे देश को ले जाएं। अखिलेश यादव ने जनगणना को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा जनगणना होनी चाहिए, बीजेपी को जातीय जनगणना करानी चाहिए, लेकिन वो भी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस ने भी जातीय जनगणना को अस्वीकार कर दिया था। वहीं बीजेपी भी लोगों को जाति और धर्म में बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय भी देश में जनगणना हुई थी और उस समय नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तमाम देश के नेताओं ने ये मांग की थी कांग्रेस की उस समय की सरकार और उस समय के होम मिनिस्टर से कि जातीय जनगणना हो और उसके आंकड़े जनता में लाए जाएं। लेकिन कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी भी जनगणना करने जा रही है। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम कांग्रेस के रास्ते पर नहीं चलेगी और जातीय जनगणना कराएगी और जातीय जनगणना के साथ साथ उन आंकड़ों को भी जनता में दिया जाएगा और दिखाया जाएगा। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने गिरती अर्थव्यवस्था और घटते रोजगार को लेकर भी बीजेपी पर हमला किया और कहा कि जब अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं होगी तो रोजगार कैसे मिलेंगे। बीजेपी राज्य में युवाओं को नौकरी देने की बजाय अलग अलग मुद्दों में उलझाकर रख दिया है। नौकरी रोजगार नहीं देना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रिय कामों में फंसा देती है जनता को। प्रिय काम उनके कूड़ा हटाना और झाड़ू मारना और दूसरा प्रिय काम है गाय को बचाना और सांडों से बचाना। सोचिए अगर सांड से कोई मर जाएगा तो एफआईआर भी नहीं होगी, ना कोई सरकार मदद करेगी। किसानों के खेती बाड़ी की चौपट हो रही है। अभी बुंदेलखंड में गया था कुछ दिन पहले, कोई खेत ऐसा खाली नहीं मिला जिसमें फेंसिंग न कर दी गई हो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते, चाहे वो नागरिकता कानून को लेकर हो या फिर गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा ही क्यों न हो। लखनऊ से नितिन कुमार की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना वजूद तलाश रही है, जिसके लिए आए दिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं। इस सब के बीच आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर जाकर किसानों से मुलाकात की और किसानों की खस्ता हालत को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में वजूद तलाशती कांग्रेस, किसानों के सहारे टिकी कांग्रेस की नैया। गाजीपुर के किसानों से मिले अजय लल्लू, किसानों की दुर्दशा को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। उत्तर प्रदेश में अपनी खोई साख वापस पाने के लिए कांग्रेस जद्दोजहद कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी,
और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू लगातार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। कल जहां प्रियंका गांधी वाराणसी दौरे पर रही और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू किसान जनजागरण अभियान के तहत गाजीपुर दौरे पर गए, जहां उन्होंने घर घर जाकर किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इसके बाद अजय लल्लू ने प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। अजय लल्लू ने कहा कि किसान आवारा पशुओं से परेशान हैं। रात रात भर खेतों की निगरानी करने के बावजूद किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। यहाँ के किसान आवारा पशुओं से पूरी तरह परेशान है। रात रात भर खेतों को पहरा करते हैं। आलू उत्पादक किसान आलू पैदा करने के बाद भी उनका वाजिब दाम नहीं। पिछले साल बाढ़ आया था, बाढ़ आने से पूरा फसल बाढ़ में नष्ट हो गया था, दह गया था। जहां सरकार को उसका मुआवजा देना चाहिए था, वहां सरकार ने 1 रुपया मुआवजा देने का काम नहीं किया। हमने पूछा वहां के किसानों से, क्या है आपको प्रधानमंत्री की जो दी गई धनराशि है वह सम्मान निधि आपको मिली? किसानों ने बताया कि पिछले 6 महीने से 1 रुपया हम लोगों को नहीं मिला। वहीं किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं पाने पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अभी तक धान की खरीदारी भी नहीं शुरू हुई। ये सरकार किसान विरोधी है, किसानों के साथ धोखा करने का काम कर रही है। लगातार ये सरकार बार बार दावे करती है हम किसानों का आय दुगुना करेंगे। पूरे प्रदेश में कहीं धान खरीद नहीं हो रहा है। धान क्रय केंद्रों पर अगर धान भी खरीद हो रहे हैं तो केवल बिचवलिया दलाल लोगों के धानों को जबरन उसी धान क्रय केंद्रों पर खरीद रहे हैं। अगर व्यक्ति चाहे अपना धान किसी क्रय केंद्र को देना, कहीं भी धान नहीं खरीद हो रहा है। औने पौने दामों पर उनके धान खरीदे जा रहे हैं। हमारी मांग है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में किसानों का 2500 रुपया कुंटल धान खरीदा जा रहा है, वैसे ये सरकार धान खरीदे। साथ ही साथ आवारा पशुओं से जो लोग पूरे प्रदेश में पूरी तरह परेशान है, रात रात भर अगर अपने खेतों का पहरा कर रहे हैं तो सरकार उनको भत्ता दे। कांग्रेस किसान जनजागरण अभियान के तहत किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रही है, जिसका सीधा मकसद 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करना है, क्योंकि अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते ही काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर लोगों को साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। गाजीपुर से आसिफ अंसारी की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों का नाम लेते ही लोगों के मन में जर्जर और बदहाल स्कूल की तस्वीर उभरकर सामने आती है, खासकर प्राथमिक विद्यालयों की। लेकिन गोंडा में एक प्राथमिक विद्यालय ऐसा है जो प्रदेश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। देखिए। आधुनिक सुविधाओं से लैस गोंडा का प्राथमिक विद्यालय। डिजिटल लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं बच्चे। बायोमेट्रिक सिस्टम से लगती है सभी की अटेंडेंस। सीसीटीवी से छात्रों की गतिविधि पर रखा जाता है ध्यान। प्राथमिक विद्यालयों का नाम लेते ही जर्जर भवन, अव्यवस्थित सुविधाएं, गंदगी की भरमार वाली तस्वीरें जेहन में उभरती हैं। लेकिन गोंडा का धौरहरा प्राथमिक विद्यालय इसके ठीक उलट तस्वीर पेश करता है। ऐसी तस्वीर कि कॉन्वेंट स्कूल भी इसके सामने फेल हो जाए। सुविधाएं भी ऐसी जिसके लिए प्राइवेट स्कूल हजारों फीस लेकर भी न दे पाए। सारी सुविधाएं इस प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क दी जाती हैं। शिक्षा की गुणवत्ता भी कम जगह में शानदार है। छात्र प्रोजेक्टर से पढ़ाई करते हैं और समझते हैं।
कैसे पढ़ाया जाता है आपके स्कूल में? जी, हमारे क्लास में अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है और हमारे स्कूल में प्रोजेक्टर के द्वारा भी पढ़ाया जाता है और खेल के माध्यम से कई बात हमें बता दी जाती है और कंप्यूटर लगा है वो हमें रवि सर सिखाते हैं अच्छी तरह से और हम उसमें कई चीज़ अच्छी तरह से कविता वविता सीख जाते हैं अच्छी तरह से। और क्या क्या है आपके स्कूल में सुविधा? और हमारे स्कूल में खेल भी कई खिलाए जाते हैं जिसके माध्यम से बहुत कुछ जान जाते हैं। धौरहरा के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी है। यहां स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। स्कूल में बच्चों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ वाईफाई की सुविधा भी है। स्कूल स्टाफ ऑनलाइन सीसीटीवी से बच्चों की गतिविधियों पर निगाह रखता है। सर, मैं 1 से 5 तक पढ़ाता हूँ और लगभग सभी विषय पढ़ाता हूँ और TLM का प्रयोग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और प्रोजेक्टर के माध्यम से भी पढ़ाते हैं। सर, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा सर, बच्चे अगर इंटरेस्ट लेंगे तभी टीचर कुछ ना कुछ उनको सिखा पाएगा। अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो टीचर कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं कोई भी चीज़ और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मिड डे मील को लेकर भी आए दिन प्राथमिक विद्यालय सवालों के घेरे में रहते हैं, लेकिन यहां रसोई की साफ सफाई उत्तम दर्जे की है और समय से छात्रों को खाना मिलता है। साथ ही साथ रूटीन चार्ट भी तैयार रहता है। रमकला मेरा नाम है सर, रसोई के हेड हैं, खाना पानी बनते मेनू हिसाब, कोनो दिक्कत नहीं है यहाँ धौरहरा स्कूल में और सब बच्चे कायदे से खाते हैं, कायदे से हाथ धोते हैं, साबुन से हाथ धुल के तब खाना खाते हैं। कितने बच्चे हैं? हमने 4 बच्चे हैं। इस विद्यालय को अलग पहचान दिलाने के लिए यहाँ के प्रधानाध्यापक रवि प्रताप सिंह की कड़ी मेहनत है, जिसका नतीजा है कि इस स्कूल को देश और दुनिया में एक अलग पहचान मिली है। उनके इस प्रयास की सराहना करते हुए प्रदेश और केंद्र की सरकार उन्हें सम्मानित भी कर चुकी है। सही मुझे लग रहा था कि जहाँ पे मैं जाऊँगा वहाँ बेहतर करूँगा और जैसा कि सबको पता है कि ये जो बच्चे हैं ये ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इनके जो अभिभावक हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इतना ज़्यादा जागरूक नहीं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अगर ये बच्चे सही रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हमारा देश पीछे जाएगा। तो हमारा कर्तव्य है और हमको जॉब इसीलिए मिली है कि हाँ, इन बच्चों को के हुनर को पहचानें और उनको आगे बढ़ाएं। तो बेहतर करने की कोशिश हमारी टीम कर रही है। हमारे यहाँ मोबाइल एप्लीकेशन जैसे ई पाठशाला है, तो ई पाठशाला में क्लास 1 to 5 तक सारे कंटेंट मौजूद हैं। उनकी बुक्स भी हैं, ई बुक के माध्यम से पढ़ाया जाता है और वीडियोज तैयार करवाई हैं भारत सरकार ने, उसके माध्यम से पढ़ाया जाता है। देश और विदेश में ख्याति प्राप्त करने वाले धौरहरा के प्राथमिक विद्यालय के छात्र अपनी प्रतिभा से लोगों को आकर्षित करते रहे हैं, जिसके चलते उनको सम्मानित भी किया जा चुका है। ये विद्यालय उन स्कूलों के लिए एक मिसाल है जो सरकार के जरिए दी जा रही सुविधाओं का भली भांति फायदा नहीं उठा पाते हैं। गोंडा से शिवानंद मिश्रा, प्राइम न्यूज। यह आपने स्कूल की तस्वीर देखी, अब आपको अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार जहां स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने में जुटी है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सरकार की कोशिशों को पलीता लगा रहे हैं। कैसे? जिन अस्पतालों में सफाई का बेहतर इंतजाम होना चाहिए, उन अस्पतालों में कुत्ते और चूहे वास कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सहारनपुर जिला अस्पताल की तस्वीर देखिए। अभी आप स्कूल की तस्वीर देखकर खुश हो रहे होंगे, लेकिन ये तस्वीर देखकर आप फिर से बेचैन होने लगेंगे। देखिए। जिला अस्पताल की बदहाल तस्वीर। मरीजों के लिए नर्क बना अस्पताल। कुत्ते और चूहे अस्पताल में करते हैं मौज। बेड पर मरीज की बजाय सोते हैं कुत्ते। मरीजों की बेबसी से कब तक होगा खिलवाड़? उत्तर प्रदेश में सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार अस्पतालों का कायाकल्प बदल रही है और अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर रही है।
लेकिन स्वास्थ्य विभाग है कि सरकार की कोशिशों पर पानी फेरने से बाज नहीं आ रहा। जिस अस्पताल में सफाई का एहतमाम होना चाहिए, उस अस्पताल में कुत्तों और चूहों का बोलबाला है। बेड पर मरीज की बजाय कुत्ते मौज कर रहे हैं। यकीन न आए तो आप तस्वीरों में खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पताल की हालत क्या है। अस्पताल की ये दुर्दशा सहारनपुर की है, जहां जिला अस्पताल में कुत्ते ऐसे मौज कर रहे हैं मानो वो स्वर्ग में घूम रहे हैं। महिला चिकित्सालय, शैल्य, बच्चा वार्ड या फिर इमरजेंसी, हर जगह की स्थिति बदतर है। तो वहीं जब इस मामले पर प्राइम न्यूज ने अपर स्वास्थ्य निदेशक से बात की तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए संजय कुमार जैन जी, अपर निदेशक सहारनपुर मंडल हैं। सहारनपुर में मंडल में जगह जगह जैसे सहारनपुर जिला अस्पताल में कुत्तों की लगातार बढ़ती संख्या, हमारा कुत्ते जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जगह जगह वार्डों में और जगह जगह जो है घूमते हुए सामान्य तौर पे देखे जा सकते हैं, जिनसे कभी भी जो मरीज हैं, जो और लोग हैं और बहुत सारे संक्रमण के चांसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए अपर स्वास्थ्य निदेशक जी से हम बातचीत करेंगे किस तरीके से वो इस समस्या का जो है समाधान करने के लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है। समय समय पे इन पे खबरें चलती रही हैं, लेकिन आज तक एक कंप्लीट कार्रवाई नहीं हुई है। जी, इस संबंध में जो आवारा कुत्तों की जो बात की जा रही है, उसमें हम ये निर्देश देंगे अपने अधिकारियों को, जो अस्पताल के CMS हैं या अधीक्षक हैं या हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको ये निर्देश दिए जाएंगे कि वह इस बारे में जो है इस चीज़ का ध्यान रखें और कर्मचारी की ड्यूटी लगाएं कि इस तरीके के आवारा कुत्ते जो है अंदर ना जाएं। नर्स और दाई ने की इंसानियत की हदें पार। महिला के पेट पर चढ़कर कराई डिलीवरी। डिलीवरी के दौरान बच्ची की हुई मौत। तो वहीं चंदौली में भी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां प्रसव के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र फगुइयां पहुंची महिला को बेरहम नर्स और दाई का सामना करना पड़ा है, जहां दोनों ने महिला की डिलीवरी कराने के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और उसके पेट पर चढ़कर बच्चे की डिलीवरी कराने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि बच्चा मर गया, जबकि महिला की हालत गंभीर हो गई। हालांकि दर्द से पीड़ित महिला रेफर करने की गुहार लगाती रही, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी एक न सुनी और घटना के बाद दोनों फरार हो गयी। समस्या आई थी, हमारे लड़की को बच्चा होना था, हम घर पर नहीं थे। हमारी बीवी एम्बुलेंस बुलाकर आशा को लेकर एक गांव से और औरत को लेकर यहाँ आई। उसके बाद यहाँ एम्बुलेंस छोड़कर भर्ती करा कर चला गया। उसके बाद हमारी बच्ची 11 बजे के बाद बोल रही है कि मैम साहब आपसे नहीं हो रहा है तो इसको ऑपरेशन करके या किसी तरह से बाहर बच्चा कर दीजिए, नहीं तो हमारा जान नहीं बचेगा। बाद ऐसे करते करते बार बार हमको चा लाओ, ये लाओ, लड़की को पिलाओ, पिलाते पिलाते जब 5 बजे बच्चे का मुड़ी फंस गया, यानी कि बच्ची और नहीं बचेगी और बच्चा भी नहीं बचेगा, तो टट्टी और पेशाब का रास्ता काट के बच्चा को बाहर निकाल कर पेट पर सुला के अपने घर चली गई। कौन ऐसा किया था? पार्वती जी। हाँ। क्या हाल है इसमें बच्चे की जो आपकी? इस समय एडमिट किए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में चंदौली। अब संज्ञान में आया है, इसको हमने जांच के लिए अपने एडिशनल सीएमओ को दे दिया है। जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आते हैं और जो भी व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता की हालत बिगड़ती देखकर परिजनों ने उसे चंदौली के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने मरीज के पहुंचते ही परिजनों को 34,000 का लंबा चौड़ा बिल थमा दिया। जो हॉस्पिटल का जो मैटर है इनका, इन्होंने हमें 2 दिन पहले बताया था, तो इनकी बच्ची के ऊपर जो पार्वती खरवार नाम की यहाँ की मैम है, यहाँ पे इतना ज़बरदस्ती चढ़ा, ये लोग कहता भी रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, फिर भी ये लोग माना नहीं और ज़बरदस्ती उसके पेट पर चढ़ कर, और ये जो मतलब कि उसके बच्चे को अंत में मुआ भी डाले, बच्चा मर भी गया, अंत में बच्चा भी मरने की स्थिति में था। जो चंदौली हॉस्पिटल में भर्ती है, मान लीजिए सही है। और ये इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है कि मैं सीएमओ साहब से आगे से भी हम मांग करेंगे कि मतलब न्याय की मतलब इतना बड़ा से बड़ा कार्रवाई हो कि मतलब इन लोग को दोबारा ऐसा घटना न घटे पूरे जनपद में। सरकार
सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए जहां पानी की तरह पैसा बहा रही है, तो वहीं कई सालों से एक ही जगह स्वास्थ्य विभाग में जमे अधिकारी और कर्मचारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, जिसका खामियाजा आए दिन मरीजों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग हर बार मौन बना रहता है और प्रशासन लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय महज खाना पूर्ति करता हुआ दिखाई देता है। अब देखना है कि दोनों जगह से आई लापरवाही की घटना का प्रशासन क्या संज्ञान लेता है। सहारनपुर से अजमत अली और चंदौली से उमेश सिंह, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।